रमन और आगरा का ट्रिप। एक दिन रमन, खलीफा और मोगा सिंह। खलीफा, मोगा सिंह, आगरा जाने के लिए मैंने रेलगाड़ी की 3 सीटें बुक कराई हैं। हम वहां ताजमहल देखने जाएंगे। वाह, चांदनी रात में ताजमहल की खूबसूरती कई शायरों की प्रेरणा स्रोत बनी है। तीनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। कल सवेरे स्टेशन पर पहुंच जाना, मैं वहीं मिलूंगा। रमन घर पर पहुंचता है। कमली, हमें कल सवेरे की गाड़ी पकड़नी है, रात को ही नाश्ता तैयार कर दो। रमन तैयारी शुरू करता है। कुछ कपड़े रख लूं, शायद आगरा में रुकना पड़ जाए। सफर के लिए नाश्ता तैयार है। बिस्तर ले जाना मुनासिब रहेगा। रात काफी हो गई है, अब सो जाओ। कैमरे में रील डाल लूं, यादगार के लिए ताज पर फोटो तो खींचेंगे ही। अगले दिन रेलवे स्टेशन पर। हैं, गाड़ी छूटने वाली है। रमन कहाँ है? रमन के घर पर। हैं? बिल्लू और सवाल हल। एक दिन बिल्लू के घर पर। ओफो, 2 घंटे हो गए सर खपाते हुए, गणित के सवाल का उत्तर नहीं निकल रहा। बिल्लू उठकर बाहर चल देता है। मम्मी, मैं जोजी से सवाल पूछने जा रहा हूँ। रास्ते में वह क्लास की मॉनिटर है, मेरी मदद जरूर करेगी। जोजी के घर पर। जोजी, गणित के एक प्रश्न का उत्तर निकाल देना। इसका जवाब मैं भी नहीं ढूंढ पा रही। दोनों चल देते हैं। गब्दू के पास चलते हैं, वह गणित का जादूगर है। गब्दू, तौबा तौबा, बिल्लो, इसका उत्तर क्या होगा? मैं भी नहीं समझ पा रहा। नंबर दास के पास चलते हैं। इम्तिहान में पूरे राज्य में फर्स्ट आकर उसने गोल्ड मेडल जीता था। वह लोग नंबर दास के पास पहुंचते हैं। बाप रे, इस संख्या को देखते ही पसीना छूटने लगता है। तभी एक छोटा सा बच्चा उनको आवाज देता है। उत्तर मैं बता सकता हूँ। जब हम सब नाकामयाब रहे तो तुम कैसे ढूंढ लोगे? तुम आम खाने से मतलब रखो। अगर तुम असफल रहे तो पिटोगे, समझे? वह छोटा बच्चा कॉपी लेकर घर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उत्तर है 85476034.523441111। कमाल है। क्या सबूत है कि ये सही है? घर के अंदर। कंप्यूटर कभी गलत नहीं बोलता हैं? पिंकी और झपट जी की कहानी। एक दिन झपट जी के घर पर। झपट जी, कोई कहानी सुनाइए। यह सुनते ही झपट जी रोने लगते हैं। अरे, आप तो रोने लग गए। मैंने कहानी सुनाने की फरमाइश की है, ना कि आपको शेर के पिंजरे में जाने के लिए कहा है। पिंकी, तुम्हारी फरमाइश शेर के सामने जाने से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे कहानी नहीं आती और तुम बिना सुने पीछा छोड़ोगी नहीं। अरे, कोई मनगढ़ंत किस्सा सुना दो और इसे रफा दफा करो। मुसीबत तो यही है कि मुझे कहानी गढ़ना भी नहीं आता, नहीं तो मैं प्रेमचंद जैसा साहित्यकार ना बन गया होता। पर मैं तुम्हें आज का सपना सुना सकता हूँ। चलेगा। तो सुनो। मैं सेंट्रल जेल में बंद था। जेल में? मैं तो आपको शरीफ आदमी समझती थी। ओफो, तुमने बीच में टोका। ये सपने की बात है, समझी? समझ गई, अब बीच में नहीं बोलूंगी। मैं सेंट्रल जेल में बंद था। तभी एक सिपाही मेरी कोठरी की तरफ आया। उसने ताला खोला और कहा, नंबर 60, तुम्हें जेलर साहब ने बुलाया है।
मैं कांपता हुआ जेलर के कमरे की ओर बढ़ा। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है। मैं जेलर के सामने पहुंचा। नंबर 60, तुम्हारे जेल के दिन पूरे हुए। अपना सामान संभालो, अब तुम आजाद हो। पर जनाब, मुझे जेल 10 साल की हुई थी। अभी 8 साल ही तो मैंने यहाँ बिताए हैं। तुम्हारा अच्छा बर्ताव देखकर सरकार ने बाकी के 2 साल माफ कर दिए हैं। मैं जेलर साहब को धन्यवाद देकर खुशी खुशी बाहर आया। आहा, आज वर्षों बाद आजादी की खुली हवा में सांस ली है। तभी मैंने देखा एक मुसीबत जिसका नाम पिंकी है मेरी तरफ आ रही है। वाह झपट अंकल, अब तो आप बाहर आ गए हैं। मैं आपसे रोज रोज मिला करूंगी। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए और मैं वापस जेल की ओर भागा। बाप रे! अच्छा, फिर क्या हुआ? और क्या होना था पिंकी, मैं दोबारा जेल चला गया। पिंकी वहां से चल देती है। पता नहीं सब लोग मुझसे इतना क्यों घबराते हैं। रास्ते में पिंकी, मैं बड़ी देर से तुम्हें तलाश रहा था। पीकू, आज मूड बहुत खराब है। क्या मैं बहुत बुरी हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम तो इतनी ईमानदार हो कि लाखों रुपयों का एतबार तुम पे किया जा सकता है। यह हुई ना बात। वहीं से कुछ दूरी पर छब्बो, काफी दिनों से कोई तगड़ा माल हाथ नहीं लगा। पिछले दिनों कर्फ्यू लगा रहा, वहाँ शरीफ आदमी की पहुंच नहीं थी। हम चोर उचक्कों को कौन घुसने देता। कल मैंने एक आदमी की पॉकेट मारी, बटुआ खोला तो उसमें से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के कार्ड के सिवा कुछ भी ना निकला। और नए फैशन की जो शर्टें चली हैं उसमें तो पॉकेट ही नहीं होती। ये तो सरासर हमारे साथ बेइंसाफी और ज्यादगी है। अगर दर्जी लोगों की कमीजों में पॉकेट्स ही नहीं लगाएंगे तो हम खाएंगे कहाँ से। तभी दोनों चौंक जाते हैं। तुमने 50,000 रुपए की मुझे रुई बेची, मैंने 1 लाख रुपए का तुम्हें तेल दिया, बाकी के 50,000 तुमने मुझे देने हैं। हैं? हजारों रुपयों का लेन देन हो रहा है। हाँ, लगता है उस दीवार के पीछे बड़ी आसामियां बैठी हैं। इतना कहकर खब्बू दीवार की ओर बढ़ जाता है। छब्बो, तुम यहीं ठहरो, मैं उनको लूट कर आता हूँ। सारे नोट मेरे हवाले कर दो, नहीं तो दोनों को गोलियों से भून दूंगा। ले लो, पर ये असली नोट नहीं है। हम दोनों बिजनेस खेल रहे हैं, सारे रुपए नकली हैं। इतना कहकर पिंकी रोना शुरू करती है। अरे, नकली नोट है तो अपने पास रखो, मगर रो क्यों रही हो? तुम पिस्तौल दिखाओ और मैं रो भी नहीं। यह सुनकर खब्बू चक्कर में आ जाता है। बाप रे, अगर इसकी रोने की आवाज से पुलिस आ गई तो वह मुझे धड़ दबोचेगी। देखो, मैं 5 रुपए देता हूँ, आइसक्रीम खा लेना, रोना नहीं। 5 नहीं 10, हम 2 हैं। और फिर पार्टनर, हमेशा लेन देन में हमारा 50-50 हिस्सा होता है। तो फिर निकालो 5 रुपए, मैं उल्टे 10 रुपए देकर आया हूँ। तुम्हारा मतलब है कि एक छोटी सी बच्ची ने तुमसे 10 रुपए झटक लिए? कीचड़ में डूब मरने की बात है। तुम यहीं ठहरो, मैं उस लड़की से रुपए लेकर वापस आता हूँ। अबे बच गए। इतना कहकर झब्बू पिंकी के पास पहुंचता है। ए लड़की, बात हो गई मस्खरी, रुपए वापस दो। मगर ये 10 रुपए तो उस अंकल ने हमें अपने आप आइसक्रीम खाने के लिए दिए हैं। बिल्कुल, इसमें क्या शक है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मैं तुम दोनों का गला घोट कर मार दूंगा और नोट लेकर चलता बनूंगा। तभी बाप रे, हवलदार राम लुबाया, ये तो बड़ा जालिम आदमी है, यहाँ से खिसकना चाहिए। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? तुम वह रुपए रखो, अचानक मुझे कोई काम याद आ गया जो मैं अधूरा छोड़ आया था। रुको, मैं चाहती हूँ कि हवलदार राम लुभाया से तुम्हारी मुलाकात करा दूं। नहीं, ऐसा ना करना। तो फिर आइसक्रीम के साथ चॉकलेट खाने के लिए 10 रुपए दो। मगर मेरी जेब में पैसा भी नहीं। तो जो कुछ तुम्हारे पास है वही देते जाओ, नहीं तो मैं हवलदार राम लुभाया को आवाज लगाती हूँ। और फिर
जब्बो, क्या अपने कपड़े और जूते गंगा किनारे छोड़ आया? नहीं खब्बू, उस लड़की ने उतरवा लिए भाई।